नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का एससीएस एकेडमी में। दोस्तों, इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स की इकाई 5 में दिए गए टॉपिकों को लेकर। और जब आप इस सिलेबस को देखते हैं तो आपको यहाँ मध्य प्रदेश और भारत की संवैधानिक व्यवस्था से संबंधित टॉपिक दिखाई पड़ते हैं। इस इकाई पर हमारी लगातार ये लेक्चर श्रृंखला चल रही है। इस लेक्चर श्रृंखला में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने भारत में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को लेकर डिस्कशन किया था। भाग 4A में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं सबको हम लोगों ने देखा। आज से हम इस लेक्चर सीरीज में एक और नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। यह अध्याय जो है दोस्तों वो है मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था का। अभी तक जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किए वो भारत के संवैधानिक व्यवस्था से संबंधित रहे। अब मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था को टारगेट करके आज से लेक्चर शुरू हो रहा है। विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाएं जैसे एमपीएसआई कांस्टेबल पटवारी आप देते हो मध्य प्रदेश में, या फिर आप एमपीपीएससी की परीक्षा देते हो, तो उसके लिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में जो व्यवस्थाएं देखेंगे उसमें हम सबसे पहले मध्य प्रदेश में सिलेबस के हिसाब से डिस्कस करेंगे राज्यपाल को लेकर। मध्य प्रदेश के राज्यपाल की पूरी व्यवस्था देखेंगे। राज्यपाल को लेकर भारत के संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं, उसकी योग्यता को लेकर, उसकी शपथ प्रतिज्ञा को लेकर, उसकी शर्तों को लेकर सभी चीजों को डिस्कस करना है। लगातार इस लेक्चर सीरीज से बने रहिए। ऐसे लोग जो पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, पहली बार हमारे इस लेक्चर को देख रहे हैं, प्लेलिस्ट दी गई है हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो वहां जाकर आप दूसरे लेक्चर्स देख सकते हो। दूसरी बात यहां पर कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे के जो लेक्चर्स हम लोग डालेंगे, अपलोड होंगे, वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसको देख पाओगे। आपकी लगातार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तैयारी को आप कंटिन्यू रख सकते हो। अकॉर्डिंग टू सिलेबस, टॉपिक टू टॉपिक लगातार डिस्कशन चल रहा है। क्लियर? शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम देखते हैं कि संविधान में राज्यपाल को लेकर कौन कौन से अनुच्छेद हैं और कहां कहां पर इसकी व्यवस्था की गई। जब हम भारत के संविधान को देखेंगे तो यहां हमें दिखाई पड़ेगा भाग 6। भाग 6 जो है, यहां हमें राज्य से संबंधित सारे प्रावधान दिखते हैं और इसमें आर्टिकल नंबर 153 जो है वो राज्यपालों को लेकर बोलता है, राज्यों के राज्यपाल। आर्टिकल नंबर 154 जो है ये राज्य की कार्यपालिका शक्ति की बात करता है। आर्टिकल नंबर 155 जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर प्रावधान करता है। 156 राज्यपाल की पदावधि की व्यवस्था को दर्शाता है। 157 इस बात को बताता है कि राज्यपाल अगर बनना है तो क्या योग्यताएं होनी चाहिए। आर्टिकल 158 राज्यपाल के पद की शर्तों के बारे में प्रावधान करता है। आर्टिकल 159 जो है ये राज्यपाल की शपथ और प्रतिज्ञा को लेकर व्यवस्था बताता है कि राज्यपाल को शपथ दिलाने का कार्य किसका है, राज्यपाल आखिर अपने पद पर किस बात की शपथ लेता है। ठीक है। आर्टिकल 160 अगर देखेंगे तो कुछ आकस्मिक परिस्थितियों के बारे में बात करता है जब राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन किया जाता है। ठीक है। और अंत में आर्टिकल 161 देखेंगे जहां राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के बारे में बात की गई है। जब हम इस शक्ति को डिस्कशन करेंगे तो इस पर देखेंगे कि राज्यपाल को जो क्षमादान की शक्ति है वो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति से किस प्रकार से भिन्न है, क्या क्या दोनों में अंतर है, ये सभी चीजें। तो लगातार इस लेक्चर सीरीज के इस लेक्चर में हम लोग इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यहां एक एक करके इन आर्टिकलों को जब देख रहे हैं तो पहला आर्टिकल हम सबसे पहले देखते हैं, आर्टिकल नंबर 153। 153 राज्यों के राज्यपाल की बात करता है। और जब हम राज्यपाल की बात करते हैं तो ठीक वैसा ही है जैसे हम लोगों ने राष्ट्रपति को देखा था। हम लोगों ने राष्ट्रपति के लेक्चर को जब देखा तो हम लोगों ने इसके बारे में समस्त प्रावधान देखे। तो एक तरीके से देखें तो राष्ट्रपति के समस्त प्रावधान आप लोगों को पता है। जिन्होंने नहीं देखा प्लेलिस्ट में जाकर उस लेक्चर को देख लीजिएगा, राष्ट्रपति वाले। कहीं ना कहीं इसके समान व्यवस्था हमें देखने को मिलती है राज्यपाल की। जिस प्रकार से देश का प्रधान जो होता है, देश का प्रधान जो होता है सर्वोच्च नागरिक, वो राष्ट्रपति को माना जाता है। प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को माना जाता है, देश का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति को माना जाता है। उसी प्रकार से जब हम राज्य स्तर पर इस व्यवस्था को देखेंगे तो राज्य स्तर पर दोस्तों हमको राज्यपाल दिखता है। राज्य का जो प्रथम नागरिक होगा, सर्वोच्च नागरिक होगा, प्रथम व्यक्ति होगा, वो राज्यपाल को कहा जाता है। क्लियर है? अगर हम केंद्र स्तर पर निर्णयों की बात करें तो वहां पर राष्ट्रपति की प्रमुख भूमिका देखने को मिलती है। समस्त कार्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। वैसे राज्य स्तर पर देखें तो राज्यपाल के नाम से राज्य के समस्त कार्य होते हैं। क्लियर हो गया?
तो वरीयता क्रम में जब हम किसी भी राज्य की बात करेंगे तो राज्य स्तर पर हम लोगों को राज्यपाल की स्थिति देखने को मिलती है। सर्वोच्च पद पर राज्य के एक राज्यपाल विद्यमान होता है। हालांकि जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर काम करता है। जैसे हम देखें तो राष्ट्रपति पूरे देश में एक प्रधान है देश का। अब हर राज्य में तो राष्ट्रपति हो नहीं सकता, तो राष्ट्रपति के ही जैसा एक राज्यपाल की व्यवस्था है जो हर राज्यों में प्रमुख के तौर पर विद्यमान है। तो एक तरीके से हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर हम राज्यपाल की स्थिति को देखते हैं, ये भी आप लोगों को समझना है। आर्टिकल 154 जब देखते हैं तो यहां पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति की बात होती है। जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होती है, याद रखेंगे। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। अब राज्य की कार्यपालिका शक्ति को हम देख रहे हैं तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करते हैं अन्य शक्तियों के साथ। क्लियर? यहां देखिए कि राज्यपाल की सभी शक्तियां हैं। पहली शक्ति हम यहां देख ले, विधायी शक्ति। विधायी शक्ति में हम क्या क्या चीज को शामिल करेंगे, जैसे कि राज्यपाल जो है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति है, वैसे ही राज्यपाल को भी अध्यादेश की शक्ति है। राज्यपाल भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। जब 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है तो ये ठीक वैसी ही व्यवस्था है जैसे कि राष्ट्रपति में है। आपको राष्ट्रपति की अवधि पता है तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं। मैं यहां पर यह डिस्कस करता हूं कि राज्यपाल की शक्ति अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति के समान तो है, लेकिन इसमें कुछ अंतर है। वो अंतर मैं आप लोगों को बता देता हूं, बाकी तो सेम राष्ट्रपति के जैसे ही आपको पता है। तो यहां देखिए कि अध्यादेश जारी जब करता है कौन, राज्यपाल, तो उसकी सीमा देखिए, उसकी सीमा क्या है। उसकी सीमा यहां पर यह है कि या तो राज्य सूची का विषय हो या फिर समवर्ती सूची का विषय हो। ठीक है, या तो राज्य सूची का विषय या समवर्ती सूची का विषय, इसी पर राज्यपाल अध्यादेश निकाल सकता है। इसके अलावा जो संघ सूची का अगर कोई विषय होगा उस पर राज्यपाल को अध्यादेश निकालने की शक्ति नहीं होती है। यह राज्यपाल की अध्यादेश की शक्ति पर सीमा होती है। बाकी सेम राष्ट्रपति की जैसी ये शक्ति है कि राज्य की मंत्री परिषद जो होगी, राज्य की मंत्री परिषद जो होगी, इसके सलाह पर ही राज्यपाल जो होगा वो अध्यादेश निकालता है। अध्यादेश क्या होता है आप सब जानते हैं कि अध्यादेश एक अल्पावधि का, सीमित अवधि का कानून होता है। क्लियर? जब तक उसकी अवधि होती है तब तक ही वो रह सकता है। अगर हम अवधि के संदर्भ में बात करते हैं तो सामान्यतः 1.5 माह या फिर हम इसे कह सकते हैं 6 सप्ताह तक अध्यादेश की अवधि होती है। यह अध्यादेश की सामान्य अवधि या लघु अवधि हम इसे कह सकते हैं। जबकि हमारे देश के शासन व्यवस्था में जो विधानमंडल है, राज्य के हो या केंद्र का हो, यहां पर हमको देखने को मिलता है कि इसके 2 सत्र कम से कम वर्ष में अनिवार्य होते हैं। तो इनके 2 सत्र के बीच में अनिवार्यता 6 महीने का अंतर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अध्यादेश 6 सप्ताह और 6 महीने का हो जाता है। तो 6 महीने और 6 सप्ताह बराबर 1.5 महीना, तो यहाँ 7.5 माह का अध्यादेश आपको लगभग अवधि देखने को मिलेगी। मैंने राष्ट्रपति वाले चैप्टर में इस पर डिटेल में डिस्कशन किया है दोस्तों। क्लियर है? तो ये अध्यादेश की व्यवस्था है जो राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय पर राज्यपाल को निकालने की शक्ति होती है। ये ध्यान रखिएगा। अध्यादेश राज्यपाल अपने आदेश के माध्यम से वापस भी ले सकता है। इसकी अवधि समाप्त हो जाए तो अध्यादेश की समाप्ति हो जाएगी, या फिर जैसे ही विधानमंडल अपने सत्र के दौरान काम करने के लिए आ जाता है, उस परिस्थिति में उसको परमानेंट कानून के तौर पर अनुमोदन कर दे तो भी अध्यादेश परमानेंटली आ जाता है। तो ये अध्यादेश की समाप्ति की व्यवस्था हम लोगों ने देखी है। अध्यादेश एक अल्पावधि का कानून है, राष्ट्रपति का आर्टिकल 123 के तहत आता है और राज्यपाल का आर्टिकल 213 के तहत आता है। ये ध्यान रखना, बराबर। चलिए दूसरी विधायी शक्ति में हम देखें तो हम आर्टिकल नंबर 168 जब देखते हैं दोस्तों, तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट है। यहां पर राज्य के विधानमंडल की व्यवस्था बताई गई है। राज्य का जो विधानमंडल है उसकी व्यवस्था यहां देखने को मिलती है। और यहां कहा गया है कि राज्य के विधानमंडल में एक तो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। ठीक है, मतलब राज्य का विधानमंडल तीनों चीजों को मिलकर बनता है। विधान परिषद जो है ये वैकल्पिक व्यवस्था है, याद रखिएगा। हर एक राज्य में ये व्यवस्था नहीं है। वर्तमान में हमारे यहाँ पर देश में
6 राज्य की व्यवस्था हम देखते हैं जहां पर हमें विधान परिषद देखने को मिलेगा, वरना विधानसभा और राज्यपाल को मिलाकर एक राज्य का विधानमंडल बनता है, ऐसा आर्टिकल 168 कहता है। सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं कि राज्य का जो विधानमंडल होता है उसका अनिवार्य अंग के तौर पर हम राज्यपाल को देखते हैं। अब अनिवार्य अंग के तौर पर कैसे? अगर मान लीजिए कि कोई कानून बनाना है, अगर आपको कोई कानून बनाना है ना, तो ऐसे में विधानसभा के अंदर प्रस्ताव लाएंगे। अब इससे पास हो जाएगा अगर प्रस्ताव, तो उसको किसकी स्वीकृति के पास भेजेंगे? राज्यपाल की स्वीकृति के पास भेजेंगे। राज्यपाल के जैसे ही उस पर हस्ताक्षर हो जाएंगे तो उसके हस्ताक्षर के बाद ही कोई चीज कानून बन सकता है, विधेयक। तो कानून बनाने में राज्यपाल को एक महत्वपूर्ण भूमिका में हम देखते हैं। तो ये भी राज्यपाल की हमारे यहाँ पर एक विधायी शक्ति के तौर पर हम देखते हैं। इसके अलावा राज्यपाल की विधायी शक्ति जब हम देखते हैं तो हमें आर्टिकल 174, 175 और 176 भी देखना होगा। 174, 75, 76 बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे यहां पर सत्र बुलाना हो, सत्र की समाप्ति करना हो, ठीक है, विघटन करना हो, तो इस संदर्भ में आर्टिकल 174 राज्यपाल को शक्ति देता है। राज्य विधानसभा का सत्र बुलाना हो, सत्र खत्म करना हो, विघटन करना हो, ये सारी की सारी शक्तियां राज्यपाल के पास हैं। वो भी आर्टिकल 174 के तहत है। एक इंपॉर्टेंट विधायी शक्ति होती है ये राज्यपाल की। इसके बाद 175 बोलता है राज्यपाल का अभिभाषण। जब भी कोई सत्र प्रारंभ होता है उसमें राज्यपाल का अभिभाषण पहले करवाया जाता है, उस राज्यपाल के अभिभाषण के बाद ही सत्र की शुरुआत होती है। तो ये इसके अलावा 176 राज्यपाल के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में व्यवस्था करता है। तो राज्यपाल का जो विशेष अभिभाषण है वो किसी विशेष मुद्दे पर समय पर विधानमंडल में हो सकता है। इंपॉर्टेंट शक्ति है राज्यपाल की विधायी शक्ति के अंतर्गत। तो ये सभी शक्तियां आप लोगों को पता होना चाहिए जब आप राज्यपाल को उसके विधायी शक्ति के अवस्था में या व्यवस्था करने के संदर्भ में देखते हैं। तो क्लियर, विधायी शक्तियों पर डिटेल में डिस्कशन किया है। इसके बाद हम दोस्तों यहां देखें तो अगली शक्ति आती है कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति को अगर हम साधारण शब्दों में समझें तो ये राज्यपाल के नियुक्ति संबंधी अधिकार होते हैं। लेजिस्लेचर, विधायिका वो व्यवस्था होती है जो कानून बनाती है, और कार्यपालिका वो व्यवस्था होती है जो कानून को पालन लागू करवाती है। तो कार्यपालिका जो है उसमें आपको कई सारे अधिकारी और व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में उनकी नियुक्ति हो उसके लिए राज्यपाल निर्णय लेता है। अगर हम यहां पर देखें तो सीएम जो मुख्यमंत्री होता है, बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री पद के तौर पर नियुक्त करने का काम राज्यपाल करता है, उसको शपथ दिलाने का काम राज्यपाल करता है। ये राज्यपाल का एक इंपॉर्टेंट कार्यपालक के तौर पर काम होता है। अन्य मंत्रियों की बात कर ली जाए तो जो मंत्री होते हैं वो मुख्यमंत्री के परामर्श पर ही राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होते हैं और शपथ दिलाई जाती है। इसका मतलब यहां पर इनकी नियुक्ति में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कौन? राज्यपाल, उसकी कार्यपालिका शक्ति है। राज्य स्तर के हम देखें जो अधिकारी होते हैं प्रशासन के, उन अधिकारियों का नियुक्ति करना हो तो वो भी राज्यपाल के माध्यम से ही होता है, ये भी ध्यान रखना है। बराबर, हम इसमें अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का देख लें, स्टेट पीएससी की बात कर लें, तो यहां पर जो इनके सदस्य और अध्यक्ष होते हैं ना, इसको लेकर थोड़ा सा अपवाद है, जरा ध्यान से समझ लीजिएगा, गलत नहीं होगा प्रश्न। क्या कि जो सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, इसकी नियुक्ति के संदर्भ में जो अधिकार हैं वो राज्यपाल के पास है, वो राज्यपाल के पास। बराबर, मतलब इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। हटाने की व्यवस्था विशेष है। जांच प्रतिवेदन के बाद सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रपति इनके अध्यक्ष को, सदस्य को हटाता है। तो हटाने का काम जो होगा ना, हटाने का काम जो होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है जांच प्रतिवेदन के बाद। लेकिन नियुक्ति जो होती है इनकी वो राज्यपाल के द्वारा होती है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम इस कार्यपालक व्यवस्था में ही जाते हैं तो यहां हाईकोर्ट के संदर्भ में भी हम लोगों को चीजें समझना है। हाईकोर्ट के जो न्यायाधीशों को नियुक्त करने की व्यवस्था है वो राज्यपाल के हस्तक्षेप से बाहर है। यहां पर राष्ट्रपति और कोलेजियम सिस्टम को देखते हैं, इसको यहां पर नहीं देखा जाएगा। लेकिन हाँ, राज्य का जो महाधिवक्ता होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में। महाधिवक्ता का अगर आपको नियुक्ति करना है तो वो राज्यपाल के माध्यम से ही होगा। अन्य अधिकारियों की नियुक्ति जो राज्य स्तर पर होगी वो कौन करेगा? राज्यपाल करता है।
ये समस्त जो अधिकार हैं ये राज्यपाल के कार्यपालिका के तौर पर जो अधिकार होते हैं दोस्तों वो हमें दिखाई पड़ते हैं। क्लियर? एक एक चीज को नोट करते जाइएगा वरना भूल जाओगे, है ना। आगे बढ़े। अगली शक्ति है विवेकाधीन शक्ति। ये एक हम लोगों को अलग व्यवस्था देखने को मिलती है। जब हमने राष्ट्रपति की शक्तियों पर डिस्कस किया था ना, तो हम लोगों ने राष्ट्रपति की विधायी शक्ति पर भी बात की थी, कार्यपालिका शक्ति पर भी बात की थी, लेकिन राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों को हम लोगों ने नहीं देखा क्योंकि वो व्यवस्था नहीं थी। राज्य में जो राज्यपाल होता है उसके पास कुछ विवेकाधीन शक्तियां होती हैं। जब हम राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों की बात करेंगे ना, इसमें सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट शक्ति जो होती है वो ये कि कोई भी विधेयक जो है उस विधेयक को राष्ट्रपति के परामर्श के लिए आरक्षित कर सकता है। राष्ट्रपति के परामर्श के लिए क्या करेगा, वो आरक्षित कर देता है। ये एक इंपॉर्टेंट विवेकाधीन शक्ति हमें किसकी, राज्यपाल की देखने को मिलती है। इसके अलावा राज्यपाल अगर सदन का विघटन करना हो इसके संदर्भ में भी निर्णय लेता है। जैसे मान लीजिए कि बहुमत प्राप्त ना हो किसी को, अगर किसी को भी बहुमत प्राप्त नहीं है या फिर हम बोल सकते हैं कि कोई विश्वास प्रस्ताव जो है वो पास कराने में सफल नहीं रहता है, ऐसे संदर्भ में विघटन होकर दोबारा से इलेक्शन की व्यवस्था हो सकती है। ऐसे में अगर किसी भी प्रकार से सदस्य मंत्री बहुमत खो देते हैं तो उसको भंग कर दिया जाता है। इसका काम भी किसका होता है, राज्यपाल का होता है। अगर गठबंधन की सरकार बनती है, ऐसे में उनके नेता किसको सीएम बनाना है उसका निर्णय भी राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों पर होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे निर्णय हम देखें, ये राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का ही एक व्यवस्था होता है। एक इंपॉर्टेंट जो इसमें प्रावधान है उसको भी ध्यान रखिएगा, अत्रि मेमी जो है इसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम आते हैं। इन क्षेत्रों में जो खनिज का खनन वगैरह होता है, इसमें जो रॉयल्टी की बात होती है, ये रॉयल्टी वहां की स्थानीय परिषद में कितना राशि देना है, इसके निर्णय को लेकर भी राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति हमें देखने को मिलती है। क्लियर? तो ये राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति को लेकर हमको व्यवस्था देखने को मिलेगी। इनको आप याद रख लीजिएगा। ये वो शक्तियां हैं जो हम लोगों ने राष्ट्रपति वाले टॉपिक में नहीं पढ़ी थी क्योंकि उसके पास ये शक्तियां नहीं थी। विवेकाधीन शक्ति के बाद आपातकालीन शक्ति की बात करें तो आपातकालीन शक्तियां जो हैं वो भी हमें दिखाई पड़ती है राज्यपाल के पास, लेकिन अगर इन शक्तियों को राष्ट्रपति की शक्ति से तुलना करें तो ये बहुत कम है या नाम मात्र की है। जैसे राष्ट्रपति के संदर्भ में हम लोगों ने आर्टिकल 352 देखा, 356 देखा, 360 देखा। ऐसी व्यवस्थाएं राज्यपाल के लिए नहीं होती हैं। राज्यपाल सिर्फ ये कर सकता है कि आर्टिकल 356 जो राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है, ये सिर्फ हो सकता है। किसी भी कंडीशन में अगर आपको ये लगता है कि संविधान के हिसाब से प्रॉपरली राज्य की जो कामकाज है, संवैधानिक व्यवस्था को चलाने की व्यवस्था वो नहीं चल पा रही है, ऐसे में राष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कर सकता है राज्यपाल। इससे ज्यादा इसके पास कोई और व्यवस्था नहीं है। आप ये सोचें कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा दे या वित्तीय आपातकाल लगा दे, ऐसा कोई सिस्टम का निर्णय राज्यपाल नहीं ले सकता। सिर्फ वो राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। यदि राज्यपाल को यह विश्वास हो जाता है कि राज्य में व्यवस्था संविधान के हिसाब से नहीं चल रही है, संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति कर देगा। हालांकि राष्ट्रपति शासन जब होता है तो राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो राज्यपाल ही राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहा होता है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सिस्टम है। जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली जो है, यहां पर आप देखिए कि दिल्ली जो है इसमें मुख्यमंत्री सीएम केजरीवाल। अब केजरीवाल तो जेल में है, अगर केजरीवाल बहुत जल्द इस्तीफा नहीं देते हैं तो हो सकता है कि व्यवस्थाओं को देखते हुए, लोगों की स्थिति को देखते हुए, संवैधानिक व्यवस्था को देखते हुए राज्यपाल दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कर दे। तो दिल्ली में उपराज्यपाल की व्यवस्था है, तो वो अगर चाहें तो राष्ट्रपति जी से इस बात को लेकर बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। तो ये सारे निर्णय हो सकते हैं। क्षमादान की शक्तियों की बात करें तो जिस प्रकार से हमें राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति देखने को मिलती है, वैसे ही हम लोग आर्टिकल 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों की बात करते हैं। राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, दोनों को ही लगभग एक जैसी क्षमादान की शक्तियां मिली हुई हैं, किंतु राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों का विस्तार ज्यादा है
तुलनात्मक तौर पर राज्यपाल के। सीधे तौर पर कहें तो ये याद रखिएगा कि राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां जो है वो बहुत कम है, सीमित है एक तरीके से। जैसे अगर सैन्य न्यायालय के संदर्भ में है तो सैन्य न्यायालय के संदर्भ में क्षमादान की शक्ति जो है वो राज्यपाल के पास नहीं है। ये एक संघ स्तर का व्यवस्था है, ऐसे में यहां पर राष्ट्रपति ही महोदय के द्वारा निर्णय लिया जाता है। इस संदर्भ में राज्यपाल कुछ नहीं कर सकता। दूसरी बात कि अगर किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड मिला हुआ है तो मृत्युदंड को पूर्णतः क्षमा करने को लेकर राज्यपाल कुछ नहीं कर सकता, मृत्युदंड को लेकर नहीं कर सकता। दूसरी बात है कि जिस प्रकार से राष्ट्रपति महोदय किसी को भी पूरी तरीके से पार्डन कर देते हैं तो वो दोष मुक्त हो जाता है, जैसे कभी उसको कुछ सजा हुई ना, अपराध हुआ ही ना हो, वैसी शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। तो राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 161 में है, परंतु ये राष्ट्रपति से हमें कम प्रतीत होती है। इस पर हम लोगों को पता चल गया है ये देखने के बाद। वीटो क्या होता है, तो मैंने आप लोगों को बताया कि वीटो एक प्रकार का निषेधाधिकार होता है। वीटो क्या होता है, एक प्रकार का निषेधाधिकार होता है। और जब हम वीटो की बात करते हैं निषेधाधिकार की, तो यहां पर हम 3 प्रकार के वीटो की बात करते हैं, एक जेबी वीटो, एक निलंबनकारी वीटो, है ना। तो ये वीटो आप लोगों को पता होना चाहिए। कितने वीटो पढ़े हम लोगों ने? 3, आत्यांतिक, निलंबनकारी और जेबी वीटो, ये 3 वीटो हम लोगों ने पढ़े। ये सेम राष्ट्रपति की जैसी व्यवस्था हम लोगों को यहां देखने को मिलती है। जब भी राज्य के जो विधानमंडल हैं, जो राज्य के विधानमंडल हैं, यहां से कोई भी विधेयक जो है वो पास हुआ, अब विधेयक पास कर दिया तो वो किसके पास जाएगा? राज्यपाल के पास जाएगा। राज्यपाल के पास जाएगा ताकि उसकी अंतिम स्वीकृति के बाद वो कानून का रूप ले सके। अब राज्यपाल इसमें या तो यस करेगा या फिर नो करेगा। अगर यस कर देता है तो वो कानून बन जाना है, ठीक है, यहां से वो कानून बन जाएगा। परंतु नो करेगा तो 3 बातें होंगी, वो वीटो का प्रयोग करेगा। वीटो का प्रयोग करेगा तो या तो अत्यांतिक वीटो कर देगा, पूरी तरीके से बिल खत्म, निलंबनकारी कर देगा कि जाइए पुनर्विचार करके फिर लाइए, पुनर्विचार करके जब राज्यपाल के पास वापिस भेजा जाएगा बिल तो ऐसे में वो साइन करने के लिए बाध्य है। जेबी वीटो होता है क्या कि भाई कारण ना कारण बताएगा ना ही वापस लौटाएगा, बस रख के चुपचाप बैठ जाएगा। ऐसे में राज्य विधानमंडल नहीं बोलेगा कि आप कब लौटाएंगे। ये 3 वीटो सेम राष्ट्रपति के माध्यम से, जैसा राष्ट्रपति के पास है सेम राज्यपाल के पास है। लेकिन राज्यपाल के पास चौथी एक व्यवस्था है, क्या कि इसके पास आरक्षित करने की शक्ति है। ये चौथी व्यवस्था बोलते हैं वीटो में। राष्ट्रपति 3 प्रकार के वीटो का प्रयोग करता है, इससे ज्यादा उसके पास कोई ताकत नहीं है। राज्यपाल के पास चौथी ताकत है आरक्षित की। अगर किसी भी मुद्दे पर राज्यपाल को ऐसा लगता है कि इसको राष्ट्रपति के विचार के लिए भेजना चाहिए तो उसको वो आरक्षित करके राष्ट्रपति के विचारार्थ रख सकता है। ये अतिरिक्त शक्ति है किसके पास? राज्यपाल के पास। अगला है वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति की बात करें दोस्तों तो राज्य के जो वित्त आयोग का गठन होगा, राज्य के वित्त आयोग का गठन होगा वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है 5 वर्ष के लिए, बराबर। इसके बाद हम देखें जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक जो होता है इसके संदर्भ में राज्यपाल की पूर्व सूचना बहुत जरूरी है। जब भी राज्य का बजट रखा जाएगा तो वो विधानमंडल में राज्यपाल की पूर्व अनुमति के साथ ही रखा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये सभी के सभी राज्यपाल के वित्तीय अधिकार के तौर पर हमको देखने को मिलते हैं। तो ये राज्यपाल की समस्त शक्तियों को हम लोगों ने यहाँ डिस्कस कर लिया है। अब हम देखें आर्टिकल 154 राज्यपाल की नियुक्ति की बात करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति जी के पास है। तो राष्ट्रपति जी के द्वारा ही राज्यपाल की नियुक्ति होती है। क्लियर? अपने प्रतिनिधि के तौर पर राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। राज्य के सर्वोच्च नागरिक के तौर पर, राज्य के प्रथम व्यक्ति के तौर पर इसकी नियुक्ति की जाती है। राज्य में वरीयता क्रम की दृष्टि से सर्वोच्च पद के तौर पर इसकी नियुक्ति की जाती है। लेकिन व्यवहार में हम देखें तो मंत्री परिषद प्रधानमंत्री के परामर्श के बाद ही राज्य में राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अब जनरली ये माना जाता है कि हर राज्य में एक राज्यपाल होगा, लेकिन इस व्यवस्था में हमें संविधान में एक संशोधन देखने को मिलता है, वो है 7वां संशोधन 1956 में। इस संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था की गई कि अगर चाहें तो एक से अधिक राज्य के लिए, अगर हम देखें एक से अधिक राज्य के लिए
एक राज्यपाल बना सकते हैं, एक राज्यपाल की व्यवस्था हो सकती है। अब समझ लीजिए कि अगर एक से अधिक राज्य के लिए एक राज्यपाल कर दिया तो फिर उसकी सैलरी, वेतन आदि का दिक्कत हो जाएगा। तो वेतन क्या होगा, दोनों ही राज्य बांटेंगे, आपस में बांटेंगे, हिस्से के तहत देंगे। अब ये हिस्सा कौन तय करेगा, तो हिस्सा तय करेंगे राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति जी इस बात का निश्चय करेंगे कि कौन सा राज्य राज्यपाल को ज्यादा या कम देगा या बराबर देंगे, और राष्ट्रपति किस आधार पर निर्णय करेंगे कि राज्य की आर्थिक स्थिति क्या है, राज्य की जनसंख्या क्या है। अगर किसी राज्य में जनसंख्या ज्यादा है, अर्थव्यवस्था मजबूत है, वो राज्यपाल को सैलरी में ज्यादा हिस्सा देगा, किसी की कम है तो वो कम हिस्सा देगा, लेकिन ये निर्णय करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है राज्यपाल की पदावधि, अनुच्छेद 156। राज्यपाल की पदावधि को लेकर हमको इंपॉर्टेंटली 3 चीजें दिखाई पड़ती हैं। एक बात तो ये कि राज्यपाल जो होता है वो 5 वर्ष तक रह सकता है। अब 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, हम ये भी स्पष्ट तौर पर देखें तो यहां पर व्यवहार कुछ अलग है। ये प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, किसके, राष्ट्रपति के। जब तक राष्ट्रपति चाहे ये शासन करता है, लेकिन 5 वर्ष की अवधि इसमें निश्चित की गई है दोस्तों, ठीक है। और तीसरी बात इसमें है कि ये राष्ट्रपति जी को त्याग पत्र देकर हट सकता है। ये 3 बातें आपको यह ध्यान रखनी है कि ये राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद धारण करता है। हो सकता है राष्ट्रपति 10 दिन में के बाद राज्यपाल हटा दे, हो सकता है 1 साल के बाद हटा दे, हो सकता है कि 2 साल के बाद हटा दे, लेकिन 5 साल के बाद ये हम कार्यकाल इसका जनरली देखते हैं। और अगर किसी भी राज्यपाल को हटना है तो वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर पद से हट भी सकता है, ये ध्यान रखेंगे। आर्टिकल नंबर 157 राज्यपाल की नियुक्ति के लिए अर्हताएं योग्यताओं की बात करता है। इसमें राष्ट्रपति की जैसी ही योग्यता हमें देखने को मिलती है, जैसे क्या कि भारत का नागरिक होना चाहिए, जो भी राज्यपाल बनना चाहता है वो भारत का नागरिक हो। दूसरी अर्हता है कि 35 साल की आयु पूरी कर चुका हो, इतना उसके पास चीजें हो। दूसरी बात हम देखें कि लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। इसके बाद हम देखें तो पागल ना हो, दिवालिया ना हो, या फिर मानसिक रूप से विकृत ना हो, मानसिक रूप से विकृत चित्त ना हो, ये याद रखिएगा। इसके अलावा और क्या है कि वो किसी सदन का सदस्य ना हो, सदन का सदस्य ना हो, ठीक है, ये व्यवस्था होती है। इसके अलावा भी कुछ है, हाँ एक शर्त और याद रखिएगा, अगर किसी व्यक्ति को राज्यपाल बनना है तो संबंधित राज्य का नागरिक होना। अगर मध्य प्रदेश का राज्यपाल किसी को बनाना है तो मध्य प्रदेश का मूल निवासी वो नहीं होना चाहिए, मध्य प्रदेश की मतदाता सूची में उसका नाम नहीं होना चाहिए, ये एक और इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए अगर आपने मध्य प्रदेश के अभी तक समस्त राज्यपालों को देखा होगा, एक भी ऐसा नहीं है जिसका मूल मध्य प्रदेश में हो। 158 कहता है राज्यपाल के पद की शर्तें। तो शर्तों के तहत यहाँ पर व्यवस्था की गई है कि लगभग 3.5 लाख के आसपास वेतन मिलता है। इसकी सेवा शर्तों में पद के दौरान कोई नकारात्मक परिवर्तन नहीं हो सकता। साथ ही साथ पद के दौरान आर्टिकल 361 के अंतर्गत कुछ विशेषाधिकार राज्यपाल को मौजूद होते हैं, जो हम इस रूप में देखते हैं कि जैसे गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण आदि को लेकर, तो वो राज्यपाल के पास शर्तों के तौर पर स्पेशल राइट्स होते हैं। 159 कहता है राज्यपाल के द्वारा शपथ प्रतिज्ञान। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है पद और गोपनीयता की, ये ध्यान रखना है। आर्टिकल 60 कहता है कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। याद रखिएगा कि राज्यपाल की अगर किसी भी परिस्थिति में राज्यपाल का पद खाली है तो यहाँ राष्ट्रपति को जो उचित लगे वो काम वो कर सकता है। जनरली हमारे देश में जब ऐसी व्यवस्था होती है तो इस व्यवस्था के संदर्भ में राष्ट्रपति जी क्या करते हैं कि दूसरे राज्य के राज्यपाल को अतिरिक्त कार्यभार सौंप देते हैं इस राज्य का। जैसे कि हमारे यहाँ पर लालजी टंडन जी जब नहीं रहे थे तो ऐसी कंडीशन में आनंदीबेन पटेल को अतिरिक्त कार्यभार मध्य प्रदेश के राज्यपाल के तौर पर सौंप दिया गया था। तो ये व्यवस्था हमें देखने को जनरली मिलती है। तो ये राज्यपाल से संबंधित भारत के संविधान के समस्त प्रावधान हमें देखने को मिले। अब हम लोग मध्य प्रदेश के राज्यपाल की सूची और देख लेते हैं, जिसमें पट्टाभी सीतारामैया मध्य प्रदेश में 1956 से 1957 हमें मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल के तौर पर दिखाई पड़ते हैं।
ये गांधीवादी नेता थे दोस्तों, याद रखिएगा। इसके अलावा हम देखें तो ये राज्यपाल की पूरी सूची है, आप इसको ना सिर्फ नोट करिएगा, रट लीजिएगा। इसी में आप देखिए कि पीवी दीक्षित 1966 में मध्य प्रदेश में पहले कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पर हमें दिखाई पड़ते थे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश के पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे, पीवी दीक्षित को आप लोग देखिएगा। इसके बाद हम देखें गुरु प्रसन्न सिंह जो थे वो भी कार्यवाहक राज्यपाल बनते हैं हमारे यहाँ पर। इसके बाद हम देखें श्रीमती सरला ग्रेवाल 1989 से 90 के बीच में ये मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल के तौर पर हमें दिखाई पड़ती है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हम देखें तो ओपी कोहली भी कार्यवाहक राज्यपाल बने थे। लालजी टंडन जो है इनकी पद के दौरान डेथ हो गई थी। वर्तमान में श्री मंगू भाई पटेल जो है ये 2021 में मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने हैं और राज्यपाल के तौर पर काम कर रहे हैं। तो ये मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा। मध्य प्रदेश के राज्य प्रमुख प्रथम नागरिक राज्यपाल के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। एग्जाम में आपको यहां से क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट जो है वो आपकी परीक्षा में एमपी जीके से संबंधित आता है। और ये जो टॉपिक है ये एमपी जीके का ही टॉपिक है मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था में। अगले टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश की मंत्री परिषद और आदि व्यवस्थाओं को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।